अरुण तिवारी सरकारी इंजीनियर की पोस्टिंग शहर से गांव में हुई थी। वहां नदी पर बांध बनवाने के लिए सर्किट हाउस जाते हुए रात के वक्त उनकी गाड़ी हो गई खराब। तो एक चाय की दुकान पर रुककर जगह के बारे में पूछताछ करने लगे और आसपास खड़े लोगों में से सबने ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। और उसी के बीच में से मंगलू ने कहा, अरे साहब, आपकी गाड़ी बनने में बहुत समय लगेगा, चलिए हम छोड़ देते हैं आपको। बैलगाड़ी है, थोड़ा समय लगेगा पर पहुंचा आपको एकदम सही जगह पे देंगे, चलिए। उसकी बात में वजन तो था ही। अरुण ने सोचा कि ठीक ही है, गाड़ी तो सवेरे तक बनकर वापस बंगलों पे मिल ही जाएगी। लिहाजा अरुण बैलगाड़ी पर मंगलू के साथ बैठ गया। पतली पतली पगडंडियों से होते हुए सर्किट हाउस की ओर मंगलू अरुण को बिठाकर ले जा रहा था। मंगलू पहले तो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन जब थोड़ी बातचीत करके अरुण ने दोस्ती करनी चाहिए तो मंगलू ने कहा, अरे सर, एकदम चुपचाप बैठिएगा, इधर उधर ज्यादा देखिएगा मत, और कहीं कोई दिख जाए ना तो बोलिएगा तो बिल्कुल ले मत। जब बैलगाड़ी धीमी होकर रुक गई तो अरुण ने पलटकर मंगलू की ओर देखा ही था कि उससे पूछेगा कि गाड़ी क्यों रोकी। जब अरुण ने अपनी आंखों से मंगलू को हवा में किसी से कहते हुए देखा भी सुना भी, मंगलू कह रहा था, अरे भाई, हमको काहे मारोगे हैं? हम का बिगाड़े हैं तुम्हारा? हमको जाने दो सही सलामत यहाँ से। जाओ तो इनको रख लो। हाँ, हमको जाने दो यहाँ से। मंगलू की ऐसी बातें सुनकर अरुण को थोड़ी सी हैरानी हुई। उसने कहा, अरे क्या हो गया भाई, किससे बात कर रहे हो? मंगलू पलटा और बोला, वो देखिए, वो मील के पत्थर पर बैठा आदमी दिख रहा है, उससे ही बात कर रहे हैं। उसे मरे हुए 4 साल हो गए हैं। इतनी सी बात सुनने की देर थी कि अरुण जोर से हंस पड़ा और बोला, अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि ये भूत है? रात के टाइम में कोई भी अकेला दिख जाए तो सब भूत ही मानते हैं उसे। भूत जी, अरे ओ भूत जी, कहां जाएंगे? लिफ्ट दे दूं? अरे कुछ तो बोलिए भी सरकार। अच्छा सुनिए, बोतल है मेरे पास, पिएंगे थोड़ी सी? ये लीजिए, पी लीजिए। और ये कहने के साथ ही अरुण ने अपने बैग में से एक बोतल निकालकर उस मील के पत्थर पर बैठे हुए आदमी की ओर फेंक दी और वो बोतल ठीक उस आदमी के पैरों के पास जाकर गिरी। मंगलू की तो हालत खराब थी। इतना सब देखकर उसने तुरंत अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा ली और पूरे वक्त अरुण पीछे मुड़ मुड़कर उस मील के पत्थर की ओर देखता हुआ हंस रहा था और कह रहा था, अरे पी लेना, पूरी एक बोतल दी है, एहसान मत भूलना मेरा। जिंदगी में कभी अंग्रेजी देखी भी है क्या तूने? वो आदमी अरुण को चुपचाप घूर रहा था। कुछ आगे आए तो अरुण ने सोचा एक सिगरेट पी ले। उसने अपने बैग में हाथ डाला तो कुछ बहुत तेज चुभा। एक झटके से हाथ बैग से निकाला तो देखा कि उसकी उंगली बुरी तरह से कट गई थी। खून बह रहा था क्योंकि जो बोतल उसने उस पत्थर पर फेंकी थी वो इस वक्त टूटे कांच के टुकड़े बनकर उसके हाथों में चुभी हुई थी। अरुण को ठीक से याद नहीं था कि वो कितनी बोतलें लाया था। खैर, अरुण को तो यकीन भी नहीं था ऐसी बातों पर, तो परेशानी की कोई बात थी ही नहीं। अरुण आराम से सर्किट हाउस के सामने उतरा और बैग उतारकर अंदर जाने लगा तो पीछे से मंगलू ने कहा, बहुत गलत किया साहब आपने। अब वो आपसे नाक रगड़वाएगा, माफी मंगवाएगा, तभी मानेगा, ऐसे नहीं। अरुण एक बार फिर से इस बात पर हंसा और अंदर सर्किट हाउस में चला गया। अंदर साइन वाइन करके अरुण ने
कमरे की चाबी ली और आगे बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर अरुण ने बैग रखा और एक अंगड़ाई ली ही थी जब अचानक ही दरवाजे की एक आवाज हुई। अरुण ने पलट के तुरंत दरवाजे को देखा तो पाया कि शायद उसका वहम था ये, क्योंकि दरवाजा तो बंद था। अरुण भी अपने आप पर हंसा कि ऐसी थोड़ी सी बकवास सुनकर उसके भी दिमाग में क्या क्या आ रहा था जो कि ऐसा वहम पैदा कर रहा था। अरुण ने सोचा थोड़ा आराम करेगा, नहा धो लेगा तो बेहतर लगेगा और नींद भी बड़े आराम से आएगी। आराम से नहा धोकर अरुण बाथरूम से बाहर निकला तो बाहर चलती हवा देखकर काफी खुश हो गया। सीधे छत पर चला गया। गांव कस्बों की हवा की मिठास और ताजगी ऐसी होती है कि बस किसी का भी दिल खुश हो जाए। छत पे खड़े होकर अरुण ने एक सिगरेट जलाई और आराम से खड़े होकर कश पे कश मार रहा था और जिस हवा के मजे ले रहा था उसी में धुएं का जहर खोल रहा था, जब अचानक एक कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। अरुण ने तुरंत सिगरेट बुझाई और आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगा कि किस तरफ से आ रही थी वो आवाज। ध्यान से सुनते हुए अरुण उस आवाज की ओर जाने लगा और उसके कुछ ही कदम उस ओर बढ़े होंगे जब छत का ये दरवाजा अगर बंद हो जाता तो बहुत दिक्कत होती। अरुण तुरंत दरवाजे तक गया और हल्का सा एक धक्का मारा दरवाजे को तो दरवाजा धीमे से खुल गया। अब बाकी रहा ये देखना कि आवाज कहां से आ रही थी। अरुण जिधर से आवाज आ रही थी उधर का रुक कर चल पड़ा और उस तरफ जहां से आवाज आ रही थी उस कोने तक पहुंच के भी उसे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब यही कहीं कुछ तो था ही। अरुण ने एक पल को रेलिंग से नीचे झांका तो उसकी रगों में बहता खून जम के बर्फ बन गया, क्योंकि छत से नीचे छज्जे पर वही आदमी जो मील के पत्थर पर बैठा था वो खड़ा होकर अपने मुंह से वो आवाज कर रहा था। अरुण बस बड़ी बड़ी बातों का सौदागर था। सामने उस आदमी को देखा तो बेहोश होकर छत पर ही ढेर हो गया और फिर जब धीमे धीमे आंख खोली तो देखा बड़ा सा एक हवन कुंड था सामने ही और अरुण को घेर कर कई सारे लोग सिर्फ एक लंगोट में मंत्र पढ़े जा रहे थे। पूरे बदन पर उन सबके राख मली हुई थी और कुंड में रह रहकर कुछ डाल रहे थे जिससे आग बिल्कुल भड़क के उठ रही थी। अरुण जैसे ही उठकर बैठा तो कोई रुका नहीं उनमें से। बस उनमें से एक गरजती हुई आवाज ने कहा, तुम्हारे शरीर में किसी का निवास है, क्रोधित है वो तुम पर, उसे बाहर नहीं निकाला तो उसका आक्रोश तुम्हें मार देगा। अरुण ये सब सुनकर बुरी तरह खिसिया गया। तुरंत अपने ऊपर से धूल और राख झाड़कर बोला, बकवास मत करो, सब के सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं पैसा हटने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे इस अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसने वाला, समझे? मैं जा रहा हूं यहां से। इतना कह के अरुण खुद के कपड़ों को झाड़ता हुआ वहां से निकलने को दनदनाता हुआ उस कोठरी जैसे कमरे से बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर आते ही चिलचिलाती कड़ी धूप में निकलते ही उसे
ऐसा लगा जैसे उसका वजन दुगना हो गया था। कमरे के बाहर अब एक एक कदम बढ़ाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। अरुण तो ठीक ठाक डिलडॉल का था, फिर अचानक ये कैसे? जरूर कुछ खिलाया होगा उन लोगों ने या फिर कुछ सुंघा दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो नशे जैसा भी महसूस होता, लेकिन सिर्फ वजन ही वजन महसूस हो रहा था। नशा तो जरा भी नहीं था। चारों ओर बस गर्म लू चल रही थी, धूल उड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से इसी हालत में किसी तरह पुराने जमाने के सरकारी सर्किट हाउस के ऊंची छत वाले ठंडे कमरे में तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चलकर इस गर्मी में अरुण का हाल बहुत बुरा हो गया था। वो पलंग के पास जाकर खड़ा होकर पसीना पहुंचता हुआ सोच ही रहा था कि जरा पानी पीकर आराम करेगा कि ठीक तभी अचानक जैसे कि उसके पलंग पर कूद गया और जैसे अरुण के ऊपर से ही कोई पलंग पर कूदा था। अरुण का वजन बिल्कुल पहले जैसा ही लगने लगा। कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था अरुण को अपने खुद के वजन के अलावा। वो समझ गया था कि जो भी था वो वहम या झूठ नहीं, सच था। अरुण तुरंत पलटकर कमरे से बाहर की ओर भागा, लेकिन वो निकल पाता इससे पहले ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे के ठीक पास खड़े अरुण को एक जोर का धक्का लगा और वो नीचे जमीन पर गिरा और उसे बालों से पकड़ के घसीटकर सामने की दीवार तक कोई लेके जा रहा था, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। अरुण को घसीटकर दीवार तक ले जाके अब एक हाथ उसकी गर्दन पर कसता गया और दीवार से सटाकर उसे उठाता चला गया। देखते ही देखते एक आवाज और हुई। एक शराब की बोतल फर्श पर गिरी। पूरी फर्श पर कांच के टुकड़े फैले थे। अरुण को जिसका डर था अगले पल वही हुआ। पूरी ताकत से उसी कांच के बीचों बीच अरुण को पटक के उसे लोट-पोट करके बदन के एक एक हिस्से में कांच गड़े तो बेइंतहा उसे दर्द हुआ और जमीन पर फैली शराब की जलन से अरुण बस चीखता ही चला गया। पूरे बदन में जलन, दर्द और बदन पर एक भारी सा वजन महसूस हो रहा था अरुण को। अरुण का हाल बहुत ही बुरा हो रखा था इस वक्त। चीखते पुकारते अरुण की आंखें बंद हो रही थी। एक बेहोशी सी छा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बचे, और अब आखिरकार बेहोश हो ही गया। लेकिन उस बेहोशी में भी वो हाथ अभी भी अरुण की गर्दन पे था और शायद जिंदा बचे रहने की ये चाहत ही थी कि अरुण के दिमाग में उस बेहोशी में एक बात किसी सारंगी की तरह बज उठी। बहुत गलत किया साहब आपने। अब वो आपसे नाक रगड़वाएगा, माफी मंगवाएगा, तभी मानेगा। बहुत गलत किया साहब आपने। बहुत गलत किया साहब। बहुत गलत किया साहब आपने। माफी मंगवाएगा, नाक रगड़वाएगा, तभी मानेगा। माफी मंगवाएगा, तभी मानेगा। अरुण की बेहोशी जिंदगी की इस उम्मीद पर ही टूट गई। अरुण ने हाथ पैर मारकर किसी तरह खुद को छुड़ाया और भागने को हुआ तो दोबारा ऐसा लगने लगा जैसे वजन दुगना हो गया था उसका। एक एक कदम बढ़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी
किसी तरह पूरी हिम्मत, ताकत और जान लगा के अरुण चले जा रहा था। उस कड़कती धूप में, गर्म लू में और उड़ती धूल में, और तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल चलकर अरुण वापस उसी मील के पत्थर के सामने खड़ा था, वजन कंधे पर उठाए हुए। अरुण झुका, नाक रगड़ी और नाक रगड़ते रगड़ते बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे सब गांव वाले और पैसा ऐंठना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे गांव की भलाई करने आया हूं, यहां बांध बनाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतना कहते ही जैसे अचानक जितना भी ज्यादा वजन था वो धीरे धीरे कम होने लगा जैसे इतना हल्का हो गया है अरुण कि पंछी की तरह उड़ जाएगा। अरुण जैसे ही वापस जाने को पलटने ही वाला था कि मंगलू की आवाज गूंजी, कहा था ना हमने, नाक रगड़वाएगा तभी मानेगा। अरुण 2 कदम पीछे हटा, हाथ जोड़कर दिल ही दिल में एक बार और माफी मांगी और वहां से चला गया। अरुण अगले 3 साल तक वहीं रहा। गांव के लिए काम करके वो खुशी खुशी ट्रांसफर होके चला गया। कभी कभी इज्जत सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बाकियों को भी देनी बेहद जरूरी होती है।